प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों का यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए लास्ट टाइम का रिवीजन करा रहा हूं। इस एमसीक्यू सीरीज में हमने लगभग यूपीएससी के सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर रखा है। करंट अफेयर की पूरी एक साल की तैयारी भी लगभग आपके साथ करवा रखी है। इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग भी करा रखी है हमने। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी करा लिए हैं। तो अब ये जो रिवीजन सीरीज चल रहा है, इसमें हमारा प्रयास है कि अब आप अपने तरीके से जो हम आपके सामने प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर खुद से देने का प्रयास करेंगे। उसके साथ फिर आप अपने तैयारी को जज भी करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सरफेसी अधिनियम 2002। अब देखिए, सरफेसी अधिनियम लगातार चर्चा में रहता है और सरफेसी अधिनियम 2002 के बारे में आपने कितना पढ़ा है, किस हद तक आप तैयार हैं, आइए देखते हैं। आप अपनी तैयारी को भी जज करते रहिए। पहला स्टेटमेंट है इसके संदर्भ में कि यह अधिनियम उधारदाताओं को गैर निष्पादित संपत्तियों में बदल चुके उधारकर्ताओं से अपना बकाया तेजी से वसूलने में मदद कर। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि बेसिकली जो सरफेसी अधिनियम है वह बैंकों को ऐसे कस्टमर से अपने पैसे वापस लेने में मदद करता है जो अब वापस लौटाने की स्थिति में नहीं है या जिनके पास दिया गया बैंकों का लोन अब एनपीए बन गया है। क्या बन गया है? गैर निष्पादित संपत्ति बन गया। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गया। सेकेंड स्टेटमेंट है, अब आप लोग खुद सोचते रहिए कि क्या पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, अधिनियम बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए असुरक्षित ऋणों पर लागू नहीं है। अब सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कोई बैंक जिसने कि स्वयं किसी ऐसे जगह इन्वेस्ट किया, ऐसे व्यक्ति को लोन दिया है जिसकी पहले से रेपुटेशन खराब है, या मतलब वो लोन क्या है? असुरक्षित ऋण है, तो यह उस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, इस सरफेसी अधिनियम के तहत सहकारी बैंक उधारकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं कर सकते। मतलब थर्ड स्टेटमेंट सीधे कह रहा है कि सहकारी बैंक मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स ये सरफेसी अधिनियम के दायरे से बाहर है। अब आपने सरफेसी अधिनियम तो पढ़ा ही होगा और सरफेसी अधिनियम का उद्देश्य भी आपको पता चल ही गया। आपने पढ़ा भी होगा कि उद्देश्य क्या है कि जो बैंकों का एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ रहा था, उसको कम करने के लिए, बैंकों के जो घाटे हो रहे थे उसको कम करने के लिए बेसिकली ये एक इंट्रोड्यूस किया। तो अब आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। चलिए अब देखते हैं कि आपने क्या सोचा था और आपकी तैयारी का स्तर क्या है। बेसिकली जो सरफेसी अधिनियम है इसे वर्ष 2002 में, सरफेसी एक्ट 2002 में इसी उद्देश्य से लाया गया था ताकि बैंक जल्दी से जल्दी अपना बकाया वसूल करके जो बैंकों का घाटा हो रहा है, जो बैंकों का लोन एनपीए बन रहा है, उसको वापस रिकवर कर। ठीक है, तो इस रिकवर करने में कुछ प्रोविजंस किए गए इस एक्ट में। और प्रोविजन ये किया गया कि भाई अब आप, अगर कोई व्यक्ति जिसने कि आपसे लोन लिया है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसने आपसे लोन लिया है वह लोन देने की स्थिति में नहीं है, तब क्या किया जाए। तो इस एक्ट में एक प्रोविजन किया गया कि अगर कोई व्यक्ति लोन वापस करने की स्थिति में नहीं है तो ऐसे स्थिति में बैंकों को यह अधिकार होगा कि उस व्यक्ति ने लोन लेने से पहले बैंक के पास कुछ गिरवी रखा होगा, क्योंकि बैंक सीधे आपको लोन नहीं देता है, बैंकों के पास आपको कुछ गिरवी रखना होता है। तो उस गिरवी रखी गई वस्तु को बैंक बेच करके अपना बकाया वसूल कर सकते। तो इसमें प्रोविजन किया गया कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के उन आवासीय
या वाणिज्यिक संपत्तियों की सीधे नीलामी करने का अधिकार देता है जिन्हें उधारकर्ताओं से ऋण वसूल करने के लिए गिरवी रखा। जैसे जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे पहले आपका कुछ प्रॉपर्टी का या कोई भी जो कि आपके पास फिजिकल संपत्ति है उसको कहता है कि आप इसके बारे में डिटेल बताइए। आप उसका मालिकाना हक आपके पास ही रहता है, लेकिन वो चीजें बैंक के पास गिरवी हो जाती है, आप उसका यूज करते रहते हैं। लेकिन ऐसे में अब इस एक्ट ने बैंकों को पावर दिया कि वे बैंक उन गिरवी रखी वस्तुओं को बेच करके जो बैंकों का एनपीए बढ़ रहा था, जो कस्टमर बैंकों का पैसा वापस लौटाने की स्थिति में नहीं था, उसकी संपत्ति बेच करके कम से कम वो पैसा वापस लौटा। ठीक है, तो पहला प्रोविजन ये रहा। दूसरा, इसमें ये प्रोविजन किया गया कि जो सहकारी बैंक है, जो कोऑपरेटिव बैंक थे, शुरू में कोऑपरेटिव बैंकों को सरफेसी अधिनियम से बाहर रखा गया। अब बाहर रखे जाने के पीछे का कारण यह था कि बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक ये कोऑपरेशन से चलते हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं वही इसके शेयर होल्डर्स होते हैं और वही इसके लोन लेने वाले भी होते हैं। तो ये आपस में लोगों के द्वारा मिलकर के बनाया गया बैंक होता है, तो इसीलिए कहा गया कि इसको कम से कम अभी इससे बाहर रखा जाए। लेकिन जब बाद में देखा गया कि कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति भी खराब होने लगी, उनके जो मेंबर्स हैं वही उसका लोन लेकर के और वही जो वापस नहीं चुका रहे हैं, तो फिर अब कोऑपरेटिव बैंकों को भी कब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, और कब फैसला दिया, संभवतः 2016, 17, 18 के आसपास फैसला दिया था, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। उन्होंने कहा था कि यह अधिनियम अब सहकारी बैंकों पर भी लागू है। इसका मतलब है कि सहकारी बैंकों को भी यह अधिकार होगा कि उनकी संपत्ति भी, अगर आपने उनसे कर्ज लिया है और वो वापस नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी परिसंपत्ति को नीलाम। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको पता चल गई। अब इसमें एक कमी क्या थी, इसमें कहा गया था कि अगर बैंक को पहले से पता है कि उसने अगर किसी ऐसे व्यक्ति को लोन दिया है जो एक ट्रस्टवर्दी कस्टमर नहीं है, फिर भी बैंक ने लोन दिया है, तो क्यों दिया है, क्योंकि बैंक को उस व्यक्ति ने ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने का वादा किया। अगर किसी व्यक्ति ने बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट देने का, वो ट्रस्टवर्दी कस्टमर नहीं है, फिर भी ज्यादा इंटरेस्ट के लालच में अगर बैंक ने उसको लोन दिया है, तो ऐसे में अब उस सिस्टम पर सरफेसी एक्ट लागू नहीं होगा, यह घाटा बैंक को स्वयं भोगना। तो यह अधिनियम में एक बड़ी कमी थी कि वह असुरक्षित लेन देन पर लागू नहीं होता था, लेकिन फाइनली बैंक अगर फेल होते हैं तो सिर्फ वह उस व्यक्ति का घाटा नहीं है, बल्कि ये पूरे बैंकिंग सिस्टम का घाटा है। तो बैंकिंग सिस्टम को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए फिर बाद में 2016 में, आप सभी जानते हैं कि दिवाला और दिवालियापन संहिता, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ला करके 2016 में यह प्रोविजन किया गया कि बैंक उनका भी संपत्ति नीलामी कर सकते हैं जिनको की जो कि ट्रस्टवर्दी कस्टमर नहीं थे, लेकिन उनके पास भी उन्होंने भी कुछ परिसंपत्ति जमा करके बैंकों से लोन लिया। तो फाइनली ये वाला 2016 के दिवालिया और दिवालियापन संहिता में इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लेकिन ये सरफेसी एक्ट का प्रावधान नहीं था। तो इसका मतलब है कि इसमें पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है कि जो एनपीए था उसको तेजी से वसूलने के लिए ये एक हेल्प करता। सेकंड स्टेटमेंट की अधिनियम बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लागू किए गए असुरक्षित ऋणों पर लागू नहीं होता, यह भी सही। थर्ड क्या है कि सरफेसी अधिनियम के तहत सहकारी बैंक, उसके खिलाफ सहकारी बैंक कार्रवाई नहीं कर सकते थे, यह गलत है, क्योंकि प्रारंभ में तो सहकारी बैंकों को बाहर रखा गया था, लेकिन बाद में सहकारी बैंकों को भी सरफेसी एक्ट के अंदर शामिल कर दिया। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला और दूसरा इसका सही था। अब देखिए, मैं ये बेसिकली हमारे बताने का प्रयास ये है कि अब आप खुद ही सोचिए कि क्या आप इतनी जानकारी रखते हैं, क्या आप इस हद तक तैयार हैं इस सरफेसी एक्ट से जुड़े कोई प्रश्न पूछे जाएं तो आप उसका उत्तर कर सकते हैं? नहीं है तो आप अभी से जाकर के सरफेसी एक्ट जरूर पढ़िए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बेसिकली करंट का क्वेश्चन है। देखते हैं आपके करंट के नॉलेज को कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक
चूल्हा का परीक्षण किया है, नाम है उसका सूर्य नूतन चूल्हा। अब सूर्य नूतन चूल्हा के बारे में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक परीक्षण किया है। अब आप इस परीक्षण के बारे में कितना जानते हैं, आइए देख लेते हैं। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि वो करंट के फैक्ट सभी आपको पता ही हो, लेकिन आपको इलिमिनेशन तो जरूर ही आना चाहिए, हाउ टू इलिमिनेट ऑप्शंस, और ये भी जानना चाहिए कि कहां पर कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, आपके सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं। यह एक साथ सौर और सहायक ऊर्जा दोनों स्रोतों पर काम कर सकता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इसका उपयोग सभी मौसम और ऋतु में किया जा सकता है। जब सूर्य लंबे समय तक उपलब्ध नहीं होता है तब भी इसका उपयोग किया जा सकता है। थर्ड, यह रिचार्जेबल खाना पकाने का चूल्हा है जो हमेशा रसोई में रखे जाने के दौरान भोजन पकाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। ऊपर दिए कदमों में से कौन सा? अब देखिए, एक बात बताता हूं, समझिएगा ध्यान से। यूपीएससी कम से कम 7 से 8 ऐसे प्रश्न पूछता है। उन 7 से 8 प्रश्नों में यूपीएससी बेसिकली आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं, बल्कि आपके एजम्पशन का टेस्ट ले रहा होता है। मतलब कि आप सोच कितना सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो चीजें आपको आएंगी। और ये होता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे आते नहीं है, लेकिन फिर भी यूपीएससी आपके दिमाग का, यहाँ पर आपके मैच्योरिटी का टेस्ट ले रहा होता है कि आप कितना मैच्योर होकर के इसको सोच सकते हैं। अब सोचिए, अगर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या कोई भी भारत का ऐसा कोई भी संस्था जो एक नया चूल्हा बना रहा है, तो वो क्या किसी एक मौसम के लिए बनाएगा? क्योंकि भारत में तो जाड़ा का भी मौसम होता है और गर्मी का भी मौसम होता है। तो सिर्फ सोलर बेस्ड अगर चूल्हा रहेगा तो वो जाड़े में तो कमजोर हो जाएगा। तो जाड़े में कमजोर हो जाएगा तो क्या वो एक नेशनल न्यूज बन पाएगा? नहीं बन पाएगा भाई। उसमें कुछ विशेष क्वालिटी होगी तभी वो नेशनल न्यूज बन सकता है, तभी यूपीएससी उसको आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वह एक साथ सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों पर काम कर सकता है, तभी उसको परमानेंट 24/7 के लिए और साल भर के यूज के लिए उसको उपयोग में लाया जा सकता है। सेकेंड, सभी मौसम और सभी ऋतु में उपयोग किया जाएगा, तभी वह यहां पर पूछा गया है। किसी एक मौसम में, किसी एक ऋतु में पूछा जाता, उपयोग किया जाना होता तो यहां पे नहीं पूछा जाता। ठीक है। तीसरा, यह रिचार्जेबल भी होना ही चाहिए, क्योंकि हर समय सोलर एनर्जी जब उपलब्ध नहीं है तो घर में इलेक्ट्रिसिटी है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज होने का ऑप्शन इस पे होना चाहिए, तभी तो वो हर मौसम का हो सकता है। तो इस तरीके से, और सामान्य दिनों में सोलर एनर्जी का उपयोग करेगा ही करेगा। तो ये जो ऑप्शंस थे आपको बेसिकली ऑल ऑफ एवं सही थे, और सोचने का तरीका ऐसा रखना था, ऐसा डेवलप करना था कि आप आसानी से चीजों को समझ सके कि बेसिकली ये प्रश्न बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। कोई भी साधारण प्रश्न यूपीएससी ऐसे आपके सामने नहीं रख देगा जिसका कि रिलेवेंसी बहुत कम होगी। यूपीएससी अगर आपसे कुछ पूछता है तो काफी रिलेवेंट होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा, तो उसी महत्वपूर्णता के साथ आपको सोचना होगा। तो यहां पर तीनों के तीनों ऑप्शंस क्या है? सही है। अब इसके बारे में आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि यह सीधे प्रश्न यही आएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, लेकिन सोच करके और एक परिपक्व छात्र की तरह सोच करके उसको सही किया जा सकता है। ठीक है। अब यहां से मैं हट जाता हूं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। बात वही सेम बातें रिपीट है। अब यहां देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि के संभावित प्रभाव क्या है? अब इससे आपको जज करना है कि आपकी इकोनॉमी की तैयारी किस हद तक। आइए देखते हैं कि आपने अपनी इकोनॉमी को किस हद तक पढ़ाई किया है। कह रहा है बॉन्ड प्रतिफल। तो बॉन्ड प्रतिफल के, अगर बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि होता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? पहला है कि भारतीय बैंकों के लिए लाभ में मंदी आएगी या कमी आएगी। सेकंड, इक्विटी बाजार में पूंजी प्रवाह में वृद्धि होगी। थर्ड, अर्थव्यवस्था में उधारी लागत में वृद्धि। कह रहा है नीचे दिए गुण का प्रयोग कर सही उत्तर। अब भाई, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको क्या आना चाहिए? आपको यह पता होना चाहिए कि बॉन्ड प्रतिफल क्या होता है और बॉन्ड क्या होता है, उसके प्रतिफल में वृद्धि या कमी
से क्या मतलब है और उसका परिणाम क्या होता है। तो अगर आपको यह पता है तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से कर लेंगे। आपने इसका उत्तर अगर पढ़ा होगा इकोनॉमी तो सोच लिया होगा। अब आइए हम आपके बारे में इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है भाई। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि हमारे यहां मनी मार्केट दो प्रकार के होते हैं। एक तो कि 1 ईयर का जो मार्केट होता है, जो कि सीधे सीधे मनी मार्केट जो कि हमारी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, और दूसरा है शेयर मार्केट जिसमें कि आप मनी का लेन देन करते हैं। लेकिन यहां पर एक बात समझिए कि ये कह रहा है कि बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड कौन जारी करता है? सरकार की तरफ से आरबीआई बॉन्ड जारी करती है। आरबीआई किससे जुड़ी हुई है? मनी मार्केट से, बैंकिंग सिस्टम से जुड़ी हुई है। और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई संस्था कौन सी है? सेबी। तो अब यहां पर आप समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक है मनी मार्केट में और दूसरा है शेयर मार्केट। ठीक है। अब मनी मार्केट में क्या होता है कि गवर्नमेंट एक बॉन्ड जारी करती है, ये बॉन्ड है, ठीक है, और इस बॉन्ड पर प्राइस लिखा पड़ा है 100 रुपये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है एक वादा, एक कागज। कागज में बस एक यूज कर रहा हूं शब्द, एग्जैक्टली कागज नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है सरकार की तरफ से। बेसिकली ये एक वादा होता है, सरकार एक वादा करती है कि मेरे पास 100 रुपए के, जैसे हम लोग प्रचलन में नोट रखते हैं, नोट जिसे समझते हैं, उसी प्रकार से सरकार आरबीआई के थ्रू बॉन्ड जारी करवाती है और उस पर, वो बॉन्ड पर एक प्राइस फिक्स होता है। यह 100 रुपए प्राइस का एक बॉन्ड है। सरकार कहती है कि आज मुझसे अगर आप बॉन्ड खरीदते हैं 100 रुपए का, तो वर्तमान में इस बॉन्ड को आपको खरीदने के लिए 80 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, और 6 महीना या साल भर के बाद मैं वापस पुनः आपको 100 रुपए लौटा दूं। मतलब कि आज आप 80 रुपए पे कीजिए और साल भर बाद मैं आपको 100 रुपए पे करूंगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। तो अगर आज आपको 80 रुपए पे करने पर सरकार 100 रुपए का बॉन्ड देती है और साल भर के बाद सरकार आपको 100 रुपए देगी, तो इसका मतलब है कि एक साल में आपको कितने रुपए का फायदा हुआ? 20 रुपए का। यह सामान्य बात है। लेकिन अब सोचिए, सरकार अगर बॉन्ड पर प्रतिफल लाभ बढ़ा देती है, मतलब कि सरकार कहती है कि नहीं, आप अब 80 नहीं, अब मैं ये बॉन्ड 70 रुपए में बेच रहा हूं या बेच रही हूं। तो सरकार जब आपको 70 रुपए में बॉन्ड बेचा, तो अब आपका प्रतिफल बढ़ करके कितना हो गया? अब आपका लाभ प्रतिफल बढ़ करके हो गया 3 रुपीज। ठीक है, तो अब सोचिएगा, आपको अगर बॉन्ड खरीदने पर एक साल में आपने 70 रुपए का खरीदा और उस पर लाभ हुआ एक साल में 30 रुपए का, मतलब कितना परसेंट लाभ है? कितना परसेंट? बहुत बड़ा, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इट इज। तो ये बड़ा अमाउंट का लाभ है। ऐसे में जो निवेशक है वो क्या करेंगे? निवेशक कहां निवेश करते हैं? निवेशक जो होते हैं वो दो जगह निवेश करते हैं, या तो बॉन्ड में, या तो बॉन्ड में या फिर शेयर में। ठीक है, अब निवेशकों ने देखा कि उन्हें बॉन्ड पर अधिक लाभ मिल रहा है, तो उन्होंने कहां निवेश कर दिया? बॉन्ड में। तो शेयर मार्केट में क्या हो जाएगा? शेयर मार्केट में क्या हो जाएगा? निवेश में कमी। ये चीजें स्पष्ट हो रही है आप लोगों को? शेयर मार्केट में निवेश में कमी होगी। अगर सरकार बॉन्ड पर लाभ का प्रतिफल बढ़ाती है तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स कम इंटरेस्ट लेंगे और वो ज्यादा क्या करेंगे? सरकारी गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लेंगे, क्योंकि वहां पर प्रतिफल ज्यादा है। चीजें क्लियर हो रही है? अब यहां प्रश्न को फिर से देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो बॉन्ड यील्ड क्या है? बॉन्ड यील्ड बेसिकली एक रिटर्न है जो एक निवेशक को बॉन्ड या विशेष सरकारी सुरक्षा पर प्राप्त होता है। बॉन्ड या विशेष सरकारी सुरक्षा मतलब सरकार की तरफ से जारी कोई भी बॉन्ड या इक्विटी पर जो लाभ प्राप्त होता है, उसी को हम कहते हैं बॉन्ड यील्ड। ठीक है,
अब इसका परिणाम पूछा जा रहा है। तो अब यह है कि बॉन्ड यील्ड का निहितार्थ क्या होता है कि अगर बॉन्ड यील्ड इक्विटी रिटर्न के एक लाइन याद कर लीजिए कि बॉन्ड यील्ड इक्विटी रिटर्न के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हम समझ गए हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड मतलब बॉन्ड पर लाभ बढ़ेगा, उसी अनुपात में इक्विटी रिटर्न्स, इक्विटी मतलब शेयर, उसी अनुपात में शेयर पर आपका लाभ घटेगा, क्योंकि बॉन्ड मार्केट और शेयर मार्केट दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक। बॉन्ड मार्केट अगर बूम करेगा तो शेयर मार्केट में मंदी की संभावना हो सकती है। ठीक है, ये परमानेंट नियम नहीं है, लेकिन सामान्य परिस्थितियां ऐसी ही होती हैं कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो इक्विटी रिटर्न क्या होगा, घट जाएगा, तो शेयर मार्केट में लाभ घटने की संभावना हो जाती है। उसी के बाद जब बॉन्ड प्रतिफल घटेगा तो इक्विटी मार्केट बढ़ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, अगली बात है कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो इक्विटी में निवेश के अवसर लागत बढ़ जाते हैं और इक्विटी कम आकर्षक हो जाती है। सेम बातें रिपीट हो रही हैं, इक्विटी कम आकर्षक हो जाती है। और ऐसे में अब एक परिस्थिति सोचिए कि अगर बैंकों को जैसे जैसे बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, बैंकों को उन्हें आकर्षक बनाए रखने के लिए डिपॉजिट पर भुगतान की जाने वाली दरों को बढ़ाना होगा। अब यह सोचिए कि सरकार का जो बॉन्ड होता है सबसे अधिक कौन खरीदता है, तो सरकार का बॉन्ड सबसे अधिक बैंक खरीदते हैं। बेसिकली जो कमर्शियल बैंक होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उन्हें एक अनुपात में क्या करना होता है, एसएलआर मेंटेन करना होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना होता है, और एसएलआर में उन्हें क्या करना होता है, सरकार के बॉन्ड को खरीद करके अपने पास रखना होता है। तो अब इनके पास जो बॉन्ड रखा हुआ है, अब सोचिए इन्होंने पहले से बॉन्ड खरीद लिया, ये क्या करते हैं, वो बॉन्ड खरीद के अपने पास रखते हैं और देखते हैं कि इन्हें एक निश्चित अमाउंट बॉन्ड रखना है। अगली बार सरकार ने अगर बॉन्ड रिलीज किया और वो बॉन्ड अधिक प्रॉफिटेबल है, तो ये क्या करते हैं कि इनके पास जो पहले से बॉन्ड पड़ा हुआ है, इसको ये ओपन मार्केट में बेच देते हैं और सरकार का नया वाला बॉन्ड खरीद लेते हैं। लेकिन अगर सरकार ने जो नया बॉन्ड जारी किया और उस बॉन्ड पर लाभ अधिक है, तो बाहर से ओपन मार्केट से अगर लोगों ने उस बॉन्ड को खरीदा, तो ऐसे में बैंकों पर दबाव है कि इनको भी तो वो बॉन्ड खरीदना है और साथ ही इनके पास जो पुराना बॉन्ड है उसको मार्केट में तो बेचना भी है। अब मार्केट में बॉन्ड जब बेचने जाते हैं अपने पास वाला बॉन्ड, तो कोई खरीद ही नहीं रहा है। क्यों नहीं खरीद रहा है? क्योंकि उनको पता है कि लोग सीधे आरबीआई के इक्विटी प्लेटफॉर्म से सरकार का सीधे बॉन्ड खरीद लेंगे, वहां से उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। तो बैंकों को भी समस्या हो जाती है कि भाई इनका बॉन्ड अब बिक नहीं रहा है, इनके पास जो बॉन्ड पड़ा हुआ है वो बिक नहीं रहा है। तो ऐसे में इन्हें अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट देना पड़ता है कस्टमर को कि चलो भाई सरकार 20 रुपए दे रही थी, 5 रुपए और बढ़ा करके हम आपको 25 रुपए दे रहे हैं। 25 रुपए का मतलब कि सरकार ने आपको वादा किया था कि आप 70 रुपए 80 रुपए में खरीदिए, आपको एक साल बाद 20 रुपए देगी सरकार, 100 रुपए देगी। मैं कह रहा हूं कि वर्तमान में आप 75 में ही खरीद लीजिए और एक साल बाद उसको 100 रुपए आपको मिल ही जाएंगे, मतलब 5 रुपए और ये घाटा सा करके बेचने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में बैंकों पर दबाव बनता है कि वे अपने बैंक यील्ड को बढ़ाते रहे, तो इससे बैंक का घाटा बढ़ता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं? अब प्रश्न पे आ जाइए। तो भारतीय बैंकों के लिए लाभ में मंदी क्या हो जाएगी, क्या स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बैंकों के लाभ में कमी हो जाएगी। दूसरा, इक्विटी बाजार में, इक्विटी बाजार सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में शेयर बाजार, शेयर बाजार में पूंजी प्रवाह में वृद्धि, तो क्या यह वृद्धि होगी कि कमी होगी? ये कमी होगी, तो यह स्टेटमेंट गलत है। अर्थव्यवस्था में उधारी लागत में वृद्धि, अब उधारी लागत में मतलब कि आप जो लागत, जो बैंकों के पास लागत है या आपके पास भी जो पैसे हैं, वो जो आप उधार दे रहे हैं, उधारी लागत जो आप उधार दे रहे हैं, बैंक अगर किसी को लोन दे रहे हैं, अपने बॉन्ड बेचने जा रहे हैं, तो उधारी लागत बढ़ेगी कि घटेगी? तो उन्हें और उधारी लागत बढ़ानी पड़ेगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो दूसरा निश्चित रूप से गलत है, दूसरा गलत है और पहला और तीसरा सही आंसर हो जाएगा आपकी।
बेसिकली इसके माध्यम से मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मैंने जितना आपको बताया ऑलरेडी, अगर वो आपको पहले से आता है, आपको उस लेवल तक जो इकोनॉमी के कंसेप्ट है वो अगर क्लियर है, तो फिर आपको एग्जाम में जाने में और एग्जाम पास करने में बहुत अधिक संभावना समस्या नहीं है। बेसिकली आप बहुत ही नजदीक है एग्जाम को क्वालिफाई करने के। लेकिन अगर उस हद तक आपकी इकोनॉमी की कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो अभी आपको अपने इकोनॉमी पर और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं और देखते हैं आपकी तैयारी का अगला स्तर। ये देखिए पॉलिटी का प्रश्न है। अब इससे आपकी पॉलिटी का भी जजमेंट हो जाएगा। ये देखते हैं, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक या वैधानिक निकाय है जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। अब ये 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं। एक है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल और केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी। इन चारों में से कौन संस्था अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है, ये आपको बताना है। बेसिकली ये प्रश्न थोड़ा टफ है। एग्जैक्टली बिल्कुल ये सच है कि ये प्रश्न टफ है, और ये प्रश्न इसलिए टफ है क्योंकि यूपीएससी लगातार पॉलिटी के हर साल 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वो लगभग पॉलिटी के हर डायमेंशन को टच कर चुका है। तो अब वो नया डायमेंशन तो नहीं बना सकता पॉलिटी में, तो क्या करेगा कि जो एग्जिस्टिंग डायमेंशन है उसी को और क्लिष्ट बनाने का प्रयास, क्योंकि यूपीएससी हर साल अपने प्रश्न के स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाता है। पिछली बार जिस स्टैंडर्ड से आपने एग्जाम दिया है, अगली बार जब आप जाएंगे तो प्रश्न के स्टैंडर्ड सेम आपको और टफ ही लगेंगे, कम नहीं लगने वाले। ठीक है, तो ऐसे में ये प्रश्न अब आप खुद से बताएं कि इनमें से कितने कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और आप क्या सच में इसको जानते हैं? मतलब कि आपको अपनी तैयारी को इस लेवल तक लेके आना है। चलिए, सही उत्तर बताना है। आप लोगों ने इसको सोच लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आपने कितना सही सोचा है उसको देख लेते हैं, एक बार जज कर लेते हैं। पहला आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। बेसिकली पहले इसी संस्थान का नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग हुआ करता था। एक ही संस्थान होता था जो एससी और एसटी दोनों के लिए काम करता था। फिर बाद में दोनों को 2003 के आसपास सेपरेट कर दिया गया। लेकिन वर्तमान में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, यह संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 338। याद जरूर कर लीजिएगा इस आर्टिकल को, क्योंकि आर्टिकल डायरेक्टली भले ना पूछे जाए, लेकिन आर्टिकल्स बहुत हेल्प करते हैं आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने। तो आर्टिकल 338 के तहत ये इस संस्थान का, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। मतलब ये संवैधानिक संस्था है, और यह किस किस लिए काम करता है, किस किस जातियों के लिए और किस किस समुदाय के लिए? तो पहले तो ये समूची अनुसूचित जातियों के लिए, और साथ ही जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, जो भारत में एंग्लो इंडियन समुदाय है, उनके लिए भी यह संस्था कार्य करती है। ठीक है, और यह संस्था अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करती है, और उसके बाद राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के सदन में रखवा। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। और एक स्पेशल बात है इस रिपोर्ट के साथ जुड़ी हुई है कि अगर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कोई रिपोर्ट संसद के सामने रखी है, राष्ट्रपति के सामने रखी है, और राष्ट्रपति ने अगर संसद के सामने रखी है, तो संसद को उस पर क्या करना होता है? उस रिपोर्ट को पारित करना होता है। और अगर संसद उस रिपोर्ट में से किसी भी पॉइंट को खारिज करती है, तो संसद सिर्फ खारिज नहीं कर सकती है, ऐसे संसद को कारण भी बताना होता है कि इस आधार पर आपने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। ज्ञापन में से किसी भी सिफारिश को स्वीकार करने के लिए कारण भी बताना होता है संसद। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के रिपोर्ट को संसद सीधे खारिज नहीं कर सकती, बल्कि उसे उसका कारण भी। ठीक है, तो ये तो रिपोर्ट हो गया। दूसरा है केंद्रीय सूचना आयोग, सीआईसी। देखिए, ये आरटीआई एक्ट 2005 के आधार पर इस संस्था का गठन हुआ था, और यह संस्था बेसिकली अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? संसद को सीधे प्रस्तुत। तो इसका मतलब है
कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की रिपोर्ट के लिए इसका राष्ट्रपति से कोई प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं है, इसका रिपोर्ट सीधे सीधे संसद के पास पहुंच जाए। तो अब ये समझ गए होंगे आप कि यहां से 2 नंबर ऑप्शन गायब हो गया। तो और संस्था है लोकपाल। आप सभी जानते हैं कि लोकपाल अधिनियम 2013 के माध्यम से लोकपाल की स्थापना हुई थी और इस अधिनियम की जो धारा 48 है, इसी में प्रोविजन किया गया है कि इसका वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रति वर्ष रखा जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली भ्रष्टाचार से जुड़ी संस्था है। अगली संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसकी स्थापना बेसिकली सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के माध्यम से हुई थी और इन अधिनियम का जो डेट है यह भी याद रखना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए यूपीएससी पूछ लेता है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और इस संस्था के साथ भी प्रोविजन है कि आयोग अपना रिपोर्ट किसको, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करवाता है और फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के सामने प्रस्तुत। तो यहां पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को छोड़कर के शेष जो 3 संस्थाएं हैं, ये तीनों की तीनों मतलब पहला, तीसरा और चौथा, ये संस्थाएं अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सीधे प्रस्तुत। क्लियर हो गया? चलिए, अब यहां पर आपको पता भी लग गया कि आपको अपनी तैयारी के स्तर को किस स्तर तक लेके आना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेसिकली जनजाति सलाहकार परिषद, सब पॉलिटी से ही है। आप लोगों ने तो इसको खूब खूब पढ़ा होगा, जनजाति सलाहकार परिषद, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आप अभी तैयार है ही नहीं एग्जाम के लिए, ताकि ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा इसको। तो अब ये स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं, आप लोग खुद से अंदाजा लगाइए कि आप कितने तैयार हैं। देखिए, जनजातीय सलाहकार परिषद वे केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं। पढ़ लिया? आपको सही गलत का पता भी लगाना है, सही गलत का पता भी लग गया होगा। सेकंड, राज्यपाल अनुसूचित जनजाति वाले किसी भी राज्य में, लेकिन कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं होने पर भी उनके गठन का निर्देश दे सकता है। कौन निर्देश दे सकता है? राज्यपाल। कि अगर अनुसूचित जनजाति वाला कोई भी राज्य है, वहां पर राज्यपाल आदेश देकर के जनजातीय सलाहकार परिषद बनवा सकता है। ठीक है, अगर वहां पर कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है फिर भी उसका गठन राज्यपाल करवा सकता है। स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताना है। तीसरा, इसके 50% से अधिक सदस्य संबंधित राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। 50% से अधिक सदस्य किसके? जनजाति सलाहकार परिषद के। कहां से होने चाहिए? संबंधित राज्य की विधानसभा में जो अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि है उनमें से होने चाहिए। तो अब आप लोगों ने इसको पढ़ा तो होगा ही, जनजातीय सलाहकार परिषद को। किस हद तक आपने अपनी तैयारी की है आपको पता लग रहा है ना। जो रियल एग्जाम होता है और जो आपकी तैयारी होती है उसके बीच में गैप होता है, उसी गैप को पाटना होता है। अगर आपने उस गैप को पाट दिया, अपनी तैयारी को इस स्तर तक लेके आए, तो रिजल्ट क्यों नहीं होगा? हर हाल में होगा। आइए देखते हैं कौन सा सही है। आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। देखिए, पहला, कि संविधान में अनुसूचित क्षेत्र, इसका अर्थ इससे लिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र संविधान के माध्यम से क्या है भाई, कि वैसा कोई भी क्षेत्र जिन्हें राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। मतलब कि अगर राष्ट्रपति ने किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है आदेश देकर के, उसी को अनुसूचित क्षेत्र माना जाए। संविधान की 5वीं अनुसूची में बेसिकली अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान दिया। आप सभी जानते हैं कि संविधान में 5वीं और 6ठी 2 अनुसूचियों में एसटी कम्युनिटी के बारे में, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के बारे में चर्चा की गई। 5वीं जो 5वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में बेसिकली संपूर्ण भारत में जितनी ट्राइबल कम्युनिटी है 4 राज्यों को छोड़ करके, वो 4 राज्य कौन कौन से हैं?
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों को छोड़ करके शेष भारत के सभी राज्यों में अगर ट्राइबल से जुड़ी हुई किसी भी क्षेत्र में उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो उसके लिए वहां के प्रशासन के लिए हमारे संविधान की 5वीं अनुसूची में प्रोविजन किया गया। लेकिन हमारे संविधान की 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों में अगर जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना करनी है, अनुसूचित क्षेत्र की स्थापना करनी है, तो उनके बारे में प्रोविजन 6ठी अनुसूची में किया गया। इन 4 राज्यों को याद करना बहुत आसान है, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो सबसे नीचे के 4 राज्य हैं वही 4 राज्य हैं, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चारों सबसे नीचे के 4 राज्य हैं। आप लोग मैप अगर देखते होंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं जनजातीय सलाहकार परिषद, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये केवल 6ठी अनुसूची में नहीं बल्कि 5वीं अनुसूची के तहत भी बनाए जा सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कि यहां पर ये ध्यान रखना है कि इनको सलाहकार इसके अनुसूचित क्षेत्र वाले प्रत्येक राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद के लिए प्रावधान करता है। संविधान कहता है, संविधान का जो अनुसूची 5 है वो कहता है कि प्रत्येक वैसे क्षेत्र में जहां पर अनुसूचित जनजातियां हैं उनके कल्याण और उन्नति के लिए अनुसूचित क्षेत्र अगर कोई क्षेत्र घोषित है तो वहां पर सरकार को जनजातीय सलाहकार परिषद नाम की एक संस्था का गठन करना। ठीक है, और एक प्रोविजन ये भी है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे राज्य में भी राष्ट्रपति निर्देश देते हैं तो अनुसूचित जाति वाले किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र अगर नहीं है तो भी राष्ट्रपति आदेश देकर के उस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? उस क्षेत्र में, उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, न कि राज्यपाल के पास। तो यहां पर जो सेकेंड ऑप्शन है ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये जो 50% वाला प्रोविजन है ये सही है, तो केवल ऑप्शन सी सही है। अब आप लोगों ने क्या इस जनजातीय सलाहकार परिषद के बारे में इतनी जानकारी आपके पास थी? मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके नॉलेज को खुद से जज करिए, क्योंकि खुद से जज करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और इससे बढ़िया कोई मार्गदर्शन भी नहीं हो सकता। आपकी तैयारी और यूपीएससी के एग्जाम के क्वेश्चन दोनों के बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करना आप ही को है। इसीलिए सब किताब पढ़ते समय सिर्फ किताब पढ़िए मत, बल्कि उस किताब से यह भी एनालिसिस कीजिए कि क्या हम इस स्थिति में हैं कि इस किताब के सारे डायमेंशंस को भी समझ रहे हैं। जो यूपीएससी प्रश्न पूछता है क्या वे डायमेंशंस भी मुझे समझ में आ रहे हैं? ये ध्यान जरूर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये प्रश्न है, बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का एक क्वेश्चन है और ये प्रश्न मैंने बेसिकली, चूंकि आप सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू भी रखा जाता है ताकि आप लोग खुद से आपको बताया जा सके कि यूपीएससी के प्रश्नों की दशा और दिशा क्या होती है, आपको अपनी तैयारी को किस लेवल तक लेके आना है। तो आपको अपनी तैयारी को किस लेवल तक लेके आना है उसमें ये प्रश्न आपको बहुत हेल्प करेगा। इसका आंसर आप ही लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। मैं पढ़ता हूं कि भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ने की खेती के वर्तमान ट्रेंड्स क्या है इसके बारे में आपको बताना है कि जब बर्ड चिप सेट क्या है सेटलिंग्स, जब बर्ड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। पहला स्टेटमेंट। सेकंड, जब सेट्स को सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। सेकंड ऑप्शन। थर्ड, खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। चौथा, गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है।
अब देखिए यहां पर प्रश्न इसका सही उत्तर ढूंढना है, बहुत मुश्किल नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स को समझना है। अगर आप समझ गए तो फिर आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, लेकिन जब समझ ही नहीं पाएंगे तो उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैं समझा रहा हूं कि आपने क्या समझा, पहले देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जब बर्ड चिप सेटलिंग्स, इसको नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। जैसे आप जब धान की खेती होती है तो क्या हो जाता है, धान की खेती में धान के बीजों को क्या किया जाता है, एक जगह पहले छीट दिया जाता है। वहां जब धान की बीज तैयार हो जाती है तब फिर उसको उखाड़ करके और फिर मुख्य खेतों में अलग अलग रोपाई की जाती है। पहला स्टेटमेंट सेम वही कह रहा है कि पहले जो बर्ड चिप सेटलिंग्स हैं, मतलब जो छोटे उसके बीज समझ लीजिए आप, उनको नर्सरी में उगाकर और फिर उनको अगर भूमि में डाला जाए तो बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। तो क्या होगी कि नहीं ये आप बताइए। सेकंड, जब सेट्स को सीधे रोपण किया जाता है, जब सेट्स को सीधे रोपण कर दिया जाए तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। अब आप बताइएगा कि एक बीज, जब छोटे छोटे पौधे हैं वहां पे 5 पौधों को लेकर के एक जगह पर रोप दिया जाए और एक पौधा को एक जगह पर रोप दिया जाए, दोनों में किसका अंकुरण ज्यादा बेहतर होगा? 5 पौधा एक जगह या एक पौधा एक जगह? ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है। थर्ड, कि खराब मौसम की दशा में अगर सेट्स को सीधे सीधे रोप रहे हैं, ऐसे में एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर हो। कह रहे हैं कि मौसम खराब है, मौसम खराब का मतलब कि खूब पानी, बरसात हो रही है, बाढ़ आ रहे हैं या सूखा पड़ रहा है, ऐसे में अगर एक पौधा रोपा गया है और एक जगह पर 5 पौधे रोके गए हैं, दोनों में किसके अधिक जीवित होने की संभावना अधिक है? ठीक है। और चौथा कह रहा है कि गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन टिश्यू कल्चर के माध्यम से की जा सकती है। ये एक स्टेटमेंट। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर करने में बहुत अधिक समस्या नहीं होगी। तो बेसिकली समस्या होती है कि आप जब प्रश्न पढ़ते हैं तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आते हैं, और ये समझ में तभी आएंगे जब आप लगातार बार बार ऐसे ही प्रश्नों पे अभ्यास के अभ्यस्त हो जाएंगे। आपको बार बार यूपीएससी के पीवाईक्यू को बार बार समझना है। तो इससे क्या होगा कि यूपीएससी अगली बार जब प्रश्न पूछेगा तो आपको प्रश्न सीधे सीधे आसानी से समझ आने लगेगा। वरन इन प्रश्नों को एक बार में समझ लेना, और वहां पर तो चूंकि टाइम का भी दबाव होता है एग्जाम हॉल में, तो वो बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। हालांकि मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनिवासी भारतीयों, इनके द्वारा निवेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये कह रहा है कि एनआरआई बिना किसी सीमा के टी बिल्स का मतलब ट्रेजरी बिल्स में खरीद सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स खरीद सकते हैं। अब आप लोग इकोनॉमी के बारे में कितना पढ़े हुए हैं, आप लोग खुद ही बताएंगे कि ट्रेजरी बिल्स, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ट्रेजरी बिल्स होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। सेकंड, अनिवासी भारतीयों को लघु बचत योजनाओं में निवेश करने की अनुमति नहीं है। तीसरा, अनिवासी भारतीयों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली भारतीय इकाई द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश माना जाए। ऊपर दिए गए में से कौन सा? भाई आप लोगों ने इसको पढ़ा तो होगा, और जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी सरकारें, पूरे विश्व की सरकारें चाहती है कि उनके यहाँ अधिक से अधिक विदेशी निवेश आए। हम भी हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेस आसान हो तो लोग बाहर से लोग आकर के हमारे यहाँ बिजनेस ओपन करें, बहुत बाहर से आकर के इन्वेस्ट करें। तो ऐसे में विदेशी भारतीय अगर जो भारत के नागरिक हैं लेकिन विदेश में रह रहे हैं, जो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंशियल है, उनका अगर भारत में निवेश आता है तो यह उनसे जुड़े हुए जो भी प्रोविजंस है ये अक्सर न्यूज में रहने वाले हैं, अक्सर आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो ये सब चीजें तो आपको आने ही चाहिए। आपको ये सब चीजें अगर आपने पढ़ी होंगी तो आपको पता होगी, और ऐसे प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाने हैं आपसे। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पहला तो कि एनआरआई के बारे में पहले तो ये सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि जब सरकार चाहती है कि विदेशी निवेशक भारत में निवेश करें, तो भारतीय मूल का व्यक्ति अगर विदेश में है या भारतीय नागरिक अगर विदेश में है तो सरकार ये भी चाहिए कि वे भी भारत में अधिक से अधिक, वे भी भारत में पैसा भेजें। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर है। तो ऐसे में कि एनआरआई बिना किसी सीमा के किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी खरीद शेयर और डिबेंचर खरीद सकते।
भाई वो तो खुद ही भारत का नागरिक है, विदेश में भले रह रहा है लेकिन है तो भारतीय। तो सरकार तो चाहेगी ना कि हाँ हाँ उनका पैसा आए तो भारत की कंपनी के शेयर खरीदने दो। ठीक है, सीधे भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, करने दो, बिना किसी सीमा के। सरकारी निरांकित प्रतिभूतियां मतलब सरकारी बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स या घरेलू म्यूचुअल फंड, ये सब खरीद सकते हैं। खरीदने दो भाई, खरीदने दो, खूब खरीदने दो, भारत में पैसा लगाने दो। ठीक है, तो भारत में वो कहीं भी निवेश कर सकते हैं, इस पर कोई सीमा नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन अनिवासी भारतीयों को कहां निवेश करने की अनुमति नहीं है? तो जो भारत सरकार लघु बचत योजनाएं इंट्रोड्यूस करती है, लघु बचत योजना बेसिकली जो भारत की गरीब जनसंख्या होती है या जो वृद्ध होते हैं, जो रिटायर्ड लोग होते हैं, इनके लिए सरकार जो लघु बचत स्कीम लेकर के आती है, उसमें इन्वेस्ट करने से इनको रोका जाता है। क्योंकि अगर वो उधर भी इन्वेस्ट करने लगे, उधर भी भारत सरकार अगर कोई पेज इंट्रोड्यूस करती है कि वो लोग खरीद करके, जो गरीब लोग हैं वो थोड़ा उससे लाभ कमाएं, और यही लोग सरकार के उन इकाइयों को भी खरीद लेंगे, उन प्रपत्रों को भी खरीद लेंगे, तो फिर जो गरीबों तक सरकार जो लाभ पहुंचाना चाहती है वो नहीं पहुंचा। तो ऐसे में इन पर एक लिमिटेशन लगाया गया है कि आप पीपीएफ या लघु बचत योजनाओं में निवेश नहीं कर सकते हैं। बाकी आप पर कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं है, आप शेयर, डिबेंचर, सीधे शेयर में निवेश करिए, बिना किसी सीमा के सरकारी बॉन्ड खरीदिए, म्यूचुअल फंड खरीदिए, हर चीज करिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें उनको प्रोवाइड की गई है। का मतलब है कि ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं लेकिन लघु बचत योजना में निवेश नहीं कर सकते, मतलब ये भी सही है। लेकिन हाँ, एक और बात ध्यान रखिए कि अनिवासी भारतीयों के स्वामित्व और नियंत्रण वाली भारतीय इकाई द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश माना जाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको विदेशी निवेश नहीं माना जाता है, क्योंकि आप विदेशी नागरिक नहीं है, आप अभी भी भारतीय सिटीजनशिप लेकर के विदेश में रह रहे हैं। इसीलिए अगर आप किसी भारतीय शेयर मार्केट में या किसी भारतीय कंपनी में निवेश करते हैं तो उसको भारतीय निवेश ही माना जाता है, को विदेशी निवेश नहीं माना जाता। तो पहला और दूसरा ये स्टेटमेंट क्या है, चीजें क्लियर हो गई, आपने अपनी तैयारी का जजमेंट भी कर लिया। अब कमेंट बॉक्स में जो मैंने प्रश्न आपसे पूछे हैं उसका आंसर भी कर दीजिए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप चिंता नहीं करें, आपको तैयार, आपके एग्जाम तक हम आपको उस हद तक तैयार कर देंगे कि आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।